अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। जी हां, एक ऐसा पॉइंट आया था जहां मैच को थोड़ा एक्साइटिंग बना दिया कप्तान बाबर आजम ने और उन्होंने डिक्लेयर कर दी इनिंग्स 311 रन पर, जिसके बाद 138 का टारगेट चाहिए था ये मैच जीतने के लिए न्यूजीलैंड को, और 61 पर 1 पर बैड लाइट की वजह से ये मैच अपने इख्तिताम को पहुंचा। ये मैच ड्रॉ हो गया है। बहुत सारी बातें हैं जो करनी है। ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं थी। किस किस्म की पिचेस बन रही हैं, क्या प्रिपरेशन है। पहले ऑस्ट्रेलिया से हम सीरीज हार जाते हैं, फिर इंग्लैंड से सीरीज हार जाते हैं। इंग्लैंड से तो हमें व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड आती है। ये मैच ऑब्वियसली हमारी हाथ से निकल चुका था, इसको हमने बचाया है, ये एक अचीवमेंट तो है, लेकिन क्या करना होगा परफॉर्मेंस की बेहतरी के लिए, इस पर गौर करना होगा। आज स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, थोड़ी सी परेशानी बाबर के चेहरे में आखिर पे नजर आ रही थी, जिस तरह से टॉम लेथम खेल रहे थे, क्या कहेंगे? ऐसा नहीं था, इसलिए कि पता था कि मुश्किल टारगेट है, तो उस हिसाब से न्यूजीलैंड को बहुत रन चाहिए थे। इतना बड़ा स्कोर बनाना जरा मुश्किल था। लाइट टावर्स गो के ऑन थे, लेकिन 5:30 बजे एक डेडलाइन होती है। 15 मैंडेटरी ओवर्स कराने जरूरी नहीं होते, और जब देखते हैं दोनों अंपायर्स की लाइट खराब हो रही है बावजूद इसके लाइट टावर्स ऑन है, तो फिर वो मैच खत्म कर सकते हैं। अब ये बैटिंग टीम के ऊपर नहीं होता, वरना अगर ये बैटिंग टीम के ऊपर होता तो वो पूरा घंटा खेलते और पूरे मैंडेटरी ओवर्स कराते। अभी अंपायर्स के ऊपर है, लेकिन इस डिक्लेरेशन की वजह से कोई खास जरूरत नहीं थी। बाबर आजम ने सोचा कि चलो इसको एक्साइटिंग ड्रॉ बनाते हैं, बजाय इसके कि बोरिंग ड्रॉ बनाए। बिल्कुल सही है, बाबर आजम ने सोचा कि कुछ बेंच स्ट्रोक्स टाइप करते हैं और इसको एक्साइटिंग बनाते हैं। यासिर अरफात ने भी हमें इनसे बात करेंगे। यासिर, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। यासिर, कैसा देखते हैं इस टेस्ट मैच को, ये कंसिडरिंग ये कि बहुत कुछ बदल चुका है। इंग्लैंड के जो हमें व्हाइट वॉश हुआ था, उसके बाद मैनेजमेंट में काफी तब्दीलियां आई हैं, बहुत से चेंजेस हुए हैं, कैसा देख रहे हैं ये? देखिए, चेंजेस तो आई हैं, मगर इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऑब्वियसली इन्होंने सिलेक्शन कमेटी को चेंज किया, और उसमें सबसे जो पॉजिटिव चीज नजर आई हमें, वो 2 प्लेयर्स की इंडक्शन थी इस टीम में, इस मैच में। स्पेशली सरफराज ने जिस तरह दोनों इनिंग्सों में बैटिंग की, और वो उन्होंने प्रूव किया और लोगों को गलत साबित किया कि वो उनके जो 4 साल थे, पिछले 3-4 साल जो उनके जाया हुए, मिडिल ऑर्डर में एक अच्छे बैट्समैन और एक अच्छे विकेट कीपर की सूरत में खेल सकते थे, और मीर हमजा के लिए हर बंदे ने आवाज उठाई। मगर थोड़ा सा उनके साथ जस्टिफिकेशन इस तरह नहीं है कि इस पिच पे आप नहीं किसी को भी, स्पेशली फास्ट बॉलर को, बिल्कुल फास्ट बॉलर को आप जज नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि एज अ फास्ट बॉलर, एक्स फास्ट बॉलर, मैं समझता हूं कि मीर हमजा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है कंसीडरिंग द पिच ऑपोजिशन। तो अगर उनको अच्छी कंडीशन, अच्छी सरफेस मिले, अच्छी पिच मिले, तो आई एम श्योर वो अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, शाहिद साहब की तरफ बढ़ते। शाहिद साहब, मुझे बताइएगा कि सरफराज के ऊपर अब बहुत सारी बातें हो रही हैं, क्योंकि सरफराज ने जिस तरह से 4 साल बाद कमबैक किया, और जो उनका फ्री फ्लोइंग हैंड है विद द बैट, बहुत ज्यादा सामने वाले को भी कॉन्फिडेंस मिलता है उनकी परफॉर्मेंस से। बट अगेन इसके साथ साथ बिहाइंड द विकेट्स कुछ परफॉर्मेंस उनकी खराब रही। तो ओवरऑल सरफराज के कमबैक को कैसा देखते हैं? दोनों इनिंग्स में बैटिंग अच्छी की, लेकिन दूसरी इनिंग्स में स्पेशली जिस तरह वो शॉट मारकर आउट हुए हैं, वो सही नहीं था। अगर पाकिस्तान की ओर विकेटें गिर जाती, पाकिस्तान हार जाता ये टेस्ट मैच, तो बहुत ज्यादा ब्लेम सरफराज पे आता कि जिन्होंने 2 स्टंपिंग्स छोड़े थे 15 और 21 पर केन विलियमसन के, और वो 200 रन बनाने में कामयाब हो गए। तो आपको दोनों शोबों में कारकर्दगी दिखानी होती है। सरफराज का कमबैक बहुत शानदार हुआ है, लेकिन उनकी कीपिंग इतनी मेयारी नहीं थी, और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर तनकीद हुई है। दूसरी इनिंग्स में जिस तरह वो आउट हुए, वो भी सही नहीं था। सरफराज जैसे बैट्समैन से, सरफराज जैसे तजर्बाकार बैट्समैन से इस तरह उम्मीद नहीं की जाती। तो उन्हें अपनी इस कारकर्दगी के ऊपर तवज्जो देनी होगी, कंसिस्टेंसी दिखानी होगी, और शो करना होगा कि वो बड़े एक जिम्मेदार क्रिकेटर हैं जो बहुत अच्छा खेलते हैं। बिल्कुल सही है। यासिर, मुझे ये बताइएगा, जिम्मेदारी की बात हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ हमारे टॉप ऑर्डर को भी अपनी जिम्मेदारी जरा ज्यादा लेनी होगी। अब्दुल्ला शफीक के पास टैलेंट है, हमको पता है, लेकिन वो अपनी विकेट को वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। एक ही तरह से आउट हो जाते हैं, या कभी रैश शॉट मार देते हैं।
इमाम ने इतनी जबरदस्त इनिंग खेली है, लेकिन वो जिस तरह गुगली मिस कर गए और आउट हो गए, वो एक ऐसा पॉइंट था जहां से मैं बदल सकता था और बदला भी एक तरह से। वो तो एंड में हमने बचा लिया उसको थोड़ा। क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल तमाम ही प्लेयरों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की पड़ेगी, वो बॉलर्स हों और आपके बैट्समैन हों। अब्दुल्ला शफीक का जिस तरीके से इस कैरियर स्टार्ट हुआ है, उनको तो बल्कि और बेहतर परफॉर्म करना चाहिए, स्पेशली इन पिचेस पे, इन कंडीशंस पे, अपने होम कंडीशंस पे। तो यहाँ पे तो उनको ज्यादा बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस देनी है अगर वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि वो अच्छे प्लेयर हैं। इमामुल हक ने, आपको देखें, पिछले 2-3 सीरीज से बहुत ही अच्छा किया। एक्सेप्शनली उनको जो वो पैचेस बन चुके थे, वहां से वो जो बॉलिंग कर रहे थे, तो समटाइम हो जाता है कंसंट्रेशन आपकी। हालांकि उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से उनको निगेट किया। जितनी भी उन्होंने रफ में बॉलिंग की, उनके बॉलर्स हैं, उनको बड़े अच्छे तरीके से खेला। मगर ये है कि अगर आप जब 50 कर लेते हैं तो उसको 100, जिस तरह केन विलियमसन की एग्जांपल आपके सामने है कि एक सीनियर जिस तरह इनिंग को डेवलप करता है और आगे लेके जाता है, पूरी टीम का उससे फायदा होता है। हमारे बैट्समैनों को भी अब यही सोचना चाहिए, ना कि 50 पर अपनी कंसंट्रेशन को लूज करें, ना कि 100 पे करें, बल्कि उनको जब एक मौका मिल जाए, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो उसको बड़ी इनिंग में फिनिश करना चाहिए। बिल्कुल सही है। यासिर से तो अभी प्लेयर्स पे डिस्कशन चलती रहेगी। शाहिद साहब, आपसे मेरा आखिरी सवाल यह है कि वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर? क्योंकि बहुत बात हो रही है कि हम होम सीरीज में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे, जीत नहीं पा रहे, तो क्या यहां से क्या सीखा है और आगे क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी? देखिए, मैनेजमेंट को, जो मैनेजमेंट कमेटी आई है, उसको देखना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा कि हमारी टेस्ट में क्यों कारकर्दगी खराब हो रही है, क्यों हम ऐसी पिचेस प्रोड्यूस नहीं कर पाते जो बहुत अच्छी स्पिनर्स के लिए अच्छी स्पिन विकेट हो। लेकिन हमें ये भी खतरा रहता है कि अगर हमने स्पिन की विकेट अच्छी, ज्यादा स्पिन होने वाली विकेट बना दी, तो हमारी तरफ से बैटिंग कौन करेगा? उनके स्पिनर्स कहीं आउट ना कर जाए। उन्होंने 3 स्पिनर्स खिलाए, हमने 2 स्पिनर्स खिलाए, तो ये सारी चीजें देखनी होंगी, सबक सीखने पड़ेंगे और वो अप्रोच अपनानी पड़ेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे। और यासिर की तरफ आता हूं और फिर उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे। पहले यासिर, मुझे ये बताइएगा कि ये भी जो शाहिद साहब ने बात की कि पिचेस बनाते हुए भी जहन में ये होता है कहीं उनके स्पिनर ना कर पाए, कहीं वहां से ऐसा ना हो जाए, तो ये फियर ऑफ लूजिंग जो है, ये पाकिस्तान क्रिकेट को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। इसकी वजह से हमारी पिचेस इस तरह की बन रही है। डोमेस्टिक में ऐसी पिचेस नहीं है, तो आई फेल टू अंडरस्टैंड कि हम ये छेड़छाड़ क्यों करते हैं जब रिजल्ट भी हमें उसके बाद अपनी मतलब का नहीं मिल रहा। बिल्कुल, आपने देखे, सही कहा। ये पिचेस, आप यही इब्रार से सवाल हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, उन्होंने यही कहा था, यही बल्कि सवाल हुआ था कि अब वहां पे इतनी विकेट्स होती हैं, लड़के लेते हैं, और जब इस टेस्ट लेवल पे आते हैं तो आउट नहीं करते। तो उसकी रीजन ये है कि आपका नेगेटिव माइंडसेट है। मैं इस पूरे सिनेरियो को इस तरह सम अप करता हूं कि एक माइंडसेट है कि आप के जो जब आप पिच पे ग्रास छोड़ते हैं तो आपके बैट्समैन बीमार या अनफिट हो जाते हैं, और जब आप पिच पे ग्रास नहीं छोड़ते तो आपके बॉलर्स अनफिट हो जाते हैं। तो ये एक इस तरह की माइंडसेट है कि जो टॉप लेवल से शुरू होता हुआ, चेयरमैन से शुरू होता हुआ, वो नीचे कोचिंग स्टाफ और फिर प्लेयर में सराहियत कर जाता है, जो कि आप देखते हैं कि आप अपनी होम कंडीशंस में आप टॉस भी जीतते हैं, आप पहली इनिंग में 450 रन भी करते हैं, उसके बावजूद भी आप जीतने तो दूर की बात, मैच बचाना आपको पड़ जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन तभी क्रिएट होती है कि जब आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ आते हैं। बिल्कुल सही है। यासिर, आप साथ ही रहिएगा, यहाँ लेते एक ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। कुछ हाईलाइट्स हैं इस टेस्ट मैच के, उस पर भी बात करेंगे। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room. Former cricketer यासिर अरफात हमारे साथ हैं। यासिर, इस वक्त भी सोशल मीडिया पे एक डिबेट चल रही है और सब इस पे ये बात कर रहे हैं कि क्या ये डिक्लेरेशन ठीक थी, क्या इसका कोई पॉइंट था, कोई मकसद था? आप क्या सोचते हैं इस पे कि कोई फायदा था इस तरह की आपने एक ऐसा एक्साइटिंग फैसला बनाने के लिए कि शायद हम जीत जाएं, इस वजह से किया बाबर ने ये? देखिए, एक्साइटिंग तो इसको नहीं कह सकते, एक किस्म का ये, मैं तो इसको इस तरह कहूंगा कि एक दिखावा ही। कैसे आप बताना चाह रहे हैं कि हम लोग बड़ी ही अटैकिंग क्रिकेट तो नहीं कह सकते, मगर ये है कि वो चाहते हैं कि रिजल्ट, अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो आप पिच तो अच्छी बना लें। शुरू आप गलत तरीके से करते हैं और फिर आखिर में जाके लोगों को देखिए, देखने वाले बुद्धू या बेवकूफ तो नहीं, उनको नहीं मालूम कि ये किस माइंडसेट से इस मैच को शुरू किया और खत्म किस तरीके से कर रहे हैं। तो ये टोटली मेरे ख्याल से गिमिक कह सकते हैं और एक दिखावा था। बिल्कुल सही है। अच्छा, कुछ हाइलाइट्स, हाई पॉइंट्स इनफैक्ट इस टेस्ट मैच के रहे हैं। आई एम रियली इम्प्रेस्ड द वे सऊद शकील इज प्लेइंग, आगा सलमान इज प्लेइंग। इन्होंने ना पेशेंस शो किया है, आप कैसा देखते हैं?
देखिए, बहुत ही अच्छी साइंस है पाकिस्तान टीम के पास, इस तरह के प्लेयर्स आते हैं। और हम लोग हमेशा ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है। पीजीएल देख लें, आगे पीछे देख लें, इनके भी अभी आपने नाम लिए। ये तो चलो कुछ अरसा डोमेस्टिक में उन्होंने परफॉर्म करके किया और आए हैं, मगर जब इनको रिफाइंड होने की जरूरत है। और रिफाइंड कैसे होंगे कि एक प्रॉपर पाथवे होगा कि आपको प्लेयर्स को पता होगा कि आपने अंडर 19 से ए में जाना है, ए से फर्स्ट क्लास में जाना है और वहां से पाकिस्तान टीम में आना है। हमारे यहाँ तो ये उल्टा ही सिस्टम होता है, जो किसी को एक लड़का पसंद आ जाता है तो टैलेंट के नाम पर उसको पाकिस्तान टीम पे लाके जाके एक्सपेरिमेंट कर दिया जाता है, उसका कैरियर खराब कर दिया जाता है। तो ये अच्छे साइंस हैं, लड़कों ने अच्छा, इनको रिफाइंड और होना पड़ेगा और एक अच्छे अंडर गुड कोचेज ये लोग बेहतर हो सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब जो नई मैनेजमेंट आ रही है, जो इसमें चेंजेस आ रहे हैं, क्या आपको लगता है दे हैव द विजन? बिकॉज मुझे मैं इस चीज पे तो बड़ा क्लियर हूं कि पिछली मैनेजमेंट की जो प्रोमिसेस थे अंडर द लीडरशिप ऑफ रमीज राजा, वो मुझे बहुत ज्यादा प्रोमिसेस ही लगे। वो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो पिच की बात कर रहे हैं लेकिन इस तरह की पिचेस बन रही हैं। जिस चीज पे वो बात करते थे वो हो नहीं पा रही थी। अब आपको लगता है नजम सेठी आए हैं तो वो ये चेंजेस कर पाएंगे? देखिए, रमीज राजा साहब का जो टेन्योर था वो तो हिस्ट्री हो गया, उस पर बात करना तो फजूल होगा। अब जो नई रजीम आई है, इन लोगों ने कई ऐसे डिसीजंस किए जो कि अच्छे तो लग रहे हैं, मगर मेरी यहाँ पे इन लोगों को सजेशन है कि हमारे जो फास्ट बॉलर्स की हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे बॉलर्स अवेलेबल नहीं है टेस्ट क्रिकेट के लिए, तो मेरी यहाँ सजेशन यह है कि लॉन्ग टर्म, बल्कि आपने भी जो कहा कि लॉन्ग टर्म क्या होना चाहिए। अब आपके सामने 50 ओवर का वर्ल्ड कप है और आपके बॉलर्स जो वो बिल्कुल ऑन द ब्रिंक ऑफ फिटनेस और इंजरी पे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको यहाँ पे यह करना चाहिए कि आपको अपनी अथॉरिटी शो करनी चाहिए प्लेयर्स को। जब अब देखिए पीएसएल आगे आने वाला है 2 महीने बाद, ये मार्च अप्रैल में पीएसएल होना और अक्टूबर दिसंबर नवंबर में जाके वर्ल्ड कप होना है। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको प्लेयरों की नहीं सुननी चाहिए, अगर सुननी भी चाहिए आपकी जो मेडिकल पैनल है अपने प्लेयर्स के लिए जो 6 महीने का प्लान, 12 महीने का प्लान है वो बनाए और उस पर स्टिक करें, बजाय कि प्लेयरों की सुने कि जी पीएसएल हर बंदा खेलना चाहता है। आप देखना कि जितने भी ये प्लेयर इंजर्ड प्लेयर हैं ये पीएसएल में ठीक हो जाएंगे, और जो ही ये टेस्ट क्रिकेट कोई मुश्किल कंडीशन या टफ कंडीशन आएंगी वहां पे ये प्लेयर आपको अवेलेबल नहीं होंगे। ब्रूटली ऑनेस्ट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उसमें एक ऐड कर दूं, देखिए हमारे फास्ट बॉलर जो हैं, मैं समझता हूं कि आपको नजीब याद होगा कि पास में एबटाबाद में एक कैंप लगा था 2002 में, जब हमारी टीम 50 डिग्री टेम्परेचर अबू धाबी में खेली, हमारे प्लेयर्स कंपीट करते थे उस टाइम। हमारे जो फास्ट बॉलर थे, कभी भी ये एक्सक्यूज नहीं हुआ कि हमारी पिचेस फ्लैट हैं। अब ये होने लगा है कि पिचेस को फ्लैट देख के हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन है लीग्स की, पीएसएल की, तो वो वहां पे उस तरीके से वो उनकी इंटरेस्ट नहीं। ठीक है, गॉट इट। बहुत बहुत शुक्रिया। यासिर अरफात हमारे साथ थे और बड़े ही दिलचस्प तज्जिए इन्होंने दिए और बिल्कुल ऑनेस्टली इन्होंने कहा कि क्या क्या मसले हैं, और बहुत सारे मसले हैं जिनसे हमको गुजरना है और बहुत जल्दी इसमें चेंजेस करने हैं, तभी रिजल्ट्स में बेहतरी आएगी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।